नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ देहरादून से हम कर रहे हैं। महीने में एक बार बीजेपी कार्यालय में सुनेंगे जनता की समस्याएं। सीएम धामी पार्टी मुख्यालय में महीने में एक दिन जनता दरबार में शामिल होंगे। सप्ताह में हर दिन कोई ना कोई मंत्री आम लोगों की समस्या सुनने पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सप्ताह में हर दिन कोई ना कोई मंत्री शामिल होगा आम लोगों की समस्या सुनने के लिए, और ये सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि अगर जनता से सीधा जुड़ना है तो उनकी समस्याओं को पहले सुनना होगा। सप्ताह में हर दिन कोई ना कोई मंत्री आम लोगों की समस्या सुनने के लिए पार्टी दफ्तर जाएंगे। महीने में एक बार जनता दरबार हर एक मंत्री लगाएंगे और इसी के साथ साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है, हर दिन जनता दरबार में कोई एक मंत्री बैठेगा जो कि जनता की समस्याओं का निपटारा करेगा। और ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनते हैं, तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब कह दिया गया है कि कोई ना कोई एक मंत्री हर रोज हर दिन जनता दरबार लगाए और जनता की समस्या को सुने, क्योंकि यही एक माध्यम जिससे जनता से हमारा सीधा जुड़ाव होगा, सरकार का सीधा जुड़ाव होगा। क्योंकि अक्सर जनता की शिकायत रहती है कि सरकार तक हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसलिए जनता दरबार लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सीधे संवाद में लगातार बने हुए हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वे माह में एक बार समय देंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे भी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का भी निदान करेंगे। तो ये उनकी जो एक कार्यशैली है कि लोगों से सीधा मिलना, कार्यकर्ताओं से सीधा मिलना, उसी का ये अपने आप में परिणाम है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं और उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी। प्रदेश की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में इसका शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। उच्च शिक्षा में एनईपी लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बताएं कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्र छात्राएं अपने रोजगार से संबंधित अपना पसंदीदा विषय चुन सकेंगी। इधर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देहरादून पार्टी मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में पार्टी के मीडिया और सोशल मीडिया के विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बताया कि बैठक में संगठन की प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया का आज समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है और सोशल मीडिया में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया टीम हमेशा बहुत एक्टिवली काम करता है और बहुत अच्छी रीच भी है। तो किस तरीके से आज एक संगठन की बैठक थी, पूछा हमारे कार्यप्रणाली किस तरीके से काम हम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं। आज उस बारे में विवेचना हुई और आगे परिणाम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अच्छा एक माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का हमें उसमें समर्थन भी मिलता है। तो ये बात आज जग जाहिर है सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला किस रूप में हो, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सक्रिय हों, उसी दृष्टि से आज और कल की बैठक रहेंगी। खासतौर पर जो मुझसे वार्ता हुई प्रातःकाल राष्ट्रीय महामंत्री जी की, उसमें अभी तक की प्रगति, संगठनात्मक प्रगति के रूप का विषय हमने उनका आगे रखा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का आज के युग में बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों पर अभी सबको मार्गदर्शन आपको हमको मिला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हरिद्वार से। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक को पुरस्कृत। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जीआईसी भेल के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हुए सम्मानित। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदीप नेगी को सम्मानित किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। जीआईसी भेल के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता सम्मानित हुए हैं।
और जीआईसी भेल के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता सम्मानित हुए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदीप नेगी को सम्मानित किया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक को पुरस्कृत किया है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, पूरी खबर बताएं। सवाल दोहराइएगा। सुदीप, पूरी खबर बताएं कि क्या सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस पर, और जिन्हें सम्मानित किया गया है उनकी क्या उपलब्धियां हैं? तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदीप नेगी को सम्मानित किया है। और प्रदीप नेगी को सम्मानित करते हुए जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत किया है। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और जीआईसी भेल के अर्थशास्त्र के प्रवक्ता सम्मानित हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हाल ही में प्रदेश में घटी कुछ आपराधिक मामलों को गिनवाते हुए सीएम धामी से पुलिस के सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। माहरा ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री को बड़े कदम उठाने चाहिए, योग्य और ईमानदार अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा करण माहरा ने पुलिस पर बेवजह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने और उन पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। क्योंकि निजी लोगों को दे दिया गया है, उनको लाभ भी पहुंचाया जा रहा है और उस लाभ के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, स्टेट का नुकसान हो रहा। और इसी खनन नीति की वजह से आज खनन माफिया इतना हावी हो गया है कि जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस को यहाँ आके दबिश देनी पड़ रही है। कई लोगों की 1, 2 नहीं 3 या 4 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या 2017 के बाद खनन के चक्कर में हो चुकी हैं। तो इसमें तत्काल प्रभाव से सरकार को रोक लगानी चाहिए और जितनी तत्परता सरकार हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रही है, उतनी तत्परता अन्य मामलों में सरकार को करनी। उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी। आपको बताएं कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें से 228 तदर्थ और 22 उपनल के जरिए नियुक्तियां हुई थी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई थी। देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट का विषय अभी क्यों मान्य लोग विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बात ऐसी चीज़ें आएंगी, उसकी पूरी कोर्ट की जो आदेश है वो अध्ययन करेंगे, उसका निर्णय होगा। क्योंकि अभी ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया नहीं, हमने भी आज कोर्ट से कॉपी मंगाई है, उसके अध्ययन के बाद बोला जाएगा। हरिद्वार में विसर्जित होंगी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। सोमवार को अस्थियां लेकर के हरिद्वार पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विसर्जित करेंगे अस्थियां। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता को खो दिया, मुलायम सिंह यादव को खो दिया है। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब आगे जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार परंपराएं रहती हैं उसे संपन्न किया जाएगा। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मुलायम सिंह यादव की अर्थियों को विसर्जित किया जाएगा। अखिलेश यादव पहुंचेंगे हरिद्वार अस्थियां विसर्जन के लिए और हरिद्वार में विसर्जित होंगी मुलायम सिंह की अस्थियां। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अस्थियों के साथ अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचेंगे। आ रही है और उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हमारी तरफ से किया गया है। प्रशासन और पुलिस ने जो उनके साथ सिक्योरिटी की टीम आ रही है उससे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। यहाँ पे हम जो हमारे पास है कि अस्थि विसर्जन का ही कार्यक्रम है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की अस्थियां लेकर के परिवार समेत सफाई से चल करके जॉली ग्रांट आएंगे। जॉली ग्रांट से वीआईपी घाट जो चरण सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने दिया था, कल माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियां उनका परिवार लेकर के कल लगभग 12 बजे के समय लगभग दोपहर में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर आ रहा है
हम उनके यहाँ पर कुल पुरोहित होने के नाते ये सारा कर्म जो है हम ही लोग यहाँ कराएंगे। अखिलेश जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं और उनके भाई भतीजे सब परिवारों पर करीब 15 सदस्य उनके पारिवारिक लोग हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में माननीय नेताजी की। सुमित सैनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। सुमित सैनी, मुलायम सिंह यादव की अर्थियां विसर्जन करने के लिए अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचेंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, मुलायम सिंह की अस्थियों को लेकर यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचेंगे। अब अखिलेश यादव सहित परिवार के सदस्य यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में यहाँ पर हर की पौड़ी में यहाँ पर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। पार्टी के सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि यहाँ पर उनके लिए उनकी इस व्यवस्था को पूरी व्यवस्था की जा रही है। उसको लेकर क्योंकि शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, तो उनकी अस्थियां यहाँ पर हर की पौड़ी में अस्थि विसर्जन की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं। जी ठीक है सुमित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। वहीं हरिद्वार स्थित देवपुरा चौक पर HDFC बैंक का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मंत्री जी को, RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वीं डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को 75 जिलों को जोड़ते हुए ये समर्पित किया राष्ट्र को। ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयास है और इस प्रयास से सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रच दिया है। जब डिजिटल लेन देन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले, तो बहुत सारे लोग मजाक समझते थे। लाइट नहीं है, गांव में कनेक्शन नहीं है, कैसे करेंगे। जितनी तेज़ी से सारे संसाधन उपलब्ध कराए, उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते थे डिजिटल लेन देन में, वो हमसे पिछड़ गए हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें हरिद्वार, देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी, भारत माता का मंदिर, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत कई मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वालों ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है और वहीं धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SP अरुणा भारती ने बताया कि इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार ऐसे धमकी भरे पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन कभी इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। हालांकि इस बार पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले पर गंभीर दिख रहा है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं और हमारे उत्तराखंड में इस बार कांवड़ के दौरान 2022 में रुड़की में भी पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के पत्र 2018 में रिपोर्टेड हैं, 19 में रिपोर्टेड हैं और हम लोगों ने जो जानकारी की है, जालंधर में भी इसमें कुछ कार्रवाई हुई है, जिसका हम लोग अभी पूरा वहाँ से ब्यौरा मंगवा रहे हैं। और क्योंकि इस बार पहली बार हम लोगों ने 15 UPA एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, तो जिन जिन जगहों पर अदर स्टेट्स में ये पत्र प्राप्त हुए हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए हमने अपनी भी एक टीम बनाई है, जो खुद मेरे सुपरविज़न में एक टीम SSP रेलवे सर ने बना के दी है, जिसमें कि हमारे पास SOG प्रभारी भी हैं। हरिद्वार रेलवे अधिकार को मिले धमकी भरे पत्र के बाद हरकत में आ गई है सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी इस पर दिखानी शुरू कर दी है। जांच भी शुरू कर दी है। लक्सर समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे प्लेटफॉर्म और रेल परिसर पर बारीकी से जांच की जा रही है। आपको बता दें, हरिद्वार रेलवे अधिकारी को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें कई बड़े स्टेशनों के साथ साथ प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश ए एरिया का कमांडर बताया था। इसके संबंध में हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा हमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं,
उनके अनुसार ही हम चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति जो भी हमें मिल रहा है, हम उसकी प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग हेतु अलग से ड्यूटियां भी नियुक्त की गई हैं। प्लेटफॉर्म ड्यूटियां लगातार अपना काम करती रहती हैं और ट्रेनों में भी हमारा स्क्वाड चलता है। कालाढूंगी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को डेंगू, बुखार और मलेरिया के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं सांस्कृतिक कला उत्थान समिति के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस नुक्कड़ नाटक में डेंगू से बचने के लिए घर के आसपास साफ सफाई रखने और बुखार के लक्षण महसूस होने पर फौरन डॉक्टरों से संपर्क करने के संदेश दिए गए। के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और जो दल है वो है कुमाऊं सांस्कृतिक कला उत्थान समिति खुरपता। वो सूचना विभाग देहरादून और नैनीताल के पंजीकृत दल हैं। हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने आमंत्रित किया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से ये कार्यक्रम दिए हैं कि डेंगू और मलेरिया पे जो आजकल जो चल रहा है उससे किस तरह से ये परिवार बच सकते हैं, हम अपने घर के आसपास किस तरह की सफाई रख सकते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में हम पानी इकट्ठा नहीं कर सकते जिससे हमें मच्छर पैदा हो और हमारे लिए जानलेवा बन जाए। पौड़ी के पाबो विकास खंड में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत पाबो विकास खंड में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आसपास के इलाके के खिलाड़ी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि इस खेल महाकुंभ में अंडर 14 से लेकर के अंडर 21 तक की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें करीब 900 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। यहाँ पे जब से हमारा खेल महाकुंभ शुरू हुआ है तब से और आज की डेट में आप लगा लो यहाँ पे बहुत बच्चों ने इम्प्रूव किया है। अंडर 14, 17 और 21 की जो यहाँ पे प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसके बाद बच्चे हमारे जिले पे प्रतिभा करेंगे, उसके बाद स्टेट पे। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चों ने स्टेट पे प्रतिभा किया था। जो प्रतियोगिताएँ हो रही है एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल की प्रतियोगिताएँ। हरिद्वार में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत भगत सिंह चौक से लेकर के दुर्गा चौक तक सड़क के दोनों अवैध दुकानों और अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान कई स्थानों पर प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। आज हम भगत सिंह चौक से लेकर के आज का हमारा टारगेट है दुर्गा चौक तक का ये अतिक्रमण जो है ये हटाना है। बाकी इसमें कुछ लोगों के अभी ऑब्जेक्शन हैं जो सुनवाई के स्तर पे हैं और इसी के साथ साथ उन पे भी हियरिंग हो रही है और अतिक्रमण हटाने का जो ये प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया। प्रीतम सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अंकिता हत्याकांड में प्रशासन के पास मातृशक्ति को देने के लिए कोई माकूल जवाब नहीं है। प्रीतम सिंह की माने तो इस मामले में संघर्षरत मातृशक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पर आती है वो बिना ड्रेस के होती है और उनके पास हथियार होते हैं और हथियार होने के बाद वो घर जाते हैं तो भाई किसी के घर भी अगर पुलिस जाएगी और उसके पास ड्रेस पहनी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये पुलिस बल के लोग हैं। ये भी तो हो सकता है कि सिविल वर्दी में जो लोग आए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों और इसीलिए वहाँ संघर्ष भी हुआ, इसीलिए वहाँ पर ये बात भी हुई कि भाई आप कैसे हमारे घर के अंदर प्रवेश करने का काम कर रहे हैं। और जिन पुलिस बल के लोगों को स्थानीय लोगों ने और उत्तराखंड की पुलिस ने पकड़ा था, उनको ये कह के कि अस्पताल ले जाया जा रहा है और वहाँ से उनको जो है छोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले तो राज्य सरकार को उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रुड़की के कृष्णा नगर में पानी और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेयर, विधायक और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में जलभराव की समस्या से निपटने और इसके निदान के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर फैसला हुआ। विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि कृष्णा नगर वासियों को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए शासन स्तर पर उनके
प्रयास जारी हैं और जल निकासी के लिए प्लान तैयार कर नालों एवं मार्गों का निर्माण कराने का कार्य किया जा रहा है। मुद्दा जो है कृष्णा नगर और शिवपुरम को लेकर के आज मैं मेयर साहब के समक्ष इनके ऑफिस में वार्ता के लिए मैं आया हूं। और कृष्णा नगर की समस्या है जो आजकल मुख्य समस्या है, गली नंबर 20, गली नंबर 25 और नीचे का हिस्सा, वो आजकल बड़े हालात वहां पर ख़राब हैं। तो उसी के विषय में मैंने मेयर साहब को पूरा का पूरा मैपिंग के थ्रू, और हम लोगों ने पूरा का पूरा इसमें एक टीम थी, उसने काम करने के लिए वो लोग स्थल पर भी जाएंगे और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान इसमें निकलेगा। उसी के सापेक्ष आज मैं कृष्णा नगर के सापेक्ष, शिवपुरम के सापेक्ष नगर निगम वार्ता के लिए। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में वास्तव में कृष्णा नगर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। 20 नंबर गली से लेकर के और 25 नंबर गली के बाहर तक की रोड बननी और 25 नंबर का जो आसपास का क्षेत्र है वो जल से पूर्ण रूप से जलमग्न रहता है। हम लगातार वहाँ पर टैंकरों द्वारा सफाई करते हैं। आज हमारे भाई वीरेंद्र जाति जी विधायक क्षेत्र ये जो है झबरेड़ा से, वो आए और इस विषय में हमारी विस्तृत चर्चा हुई। नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, हमारे जेई सब लोगों ने बैठ करके इस विषय में गहन मंथन किया और निश्चित रूप से इसकी हम जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पर निर्णय ले करके और नगर निगम के माध्यम से या राज्य योजना से जैसे भी हो पाएगा इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। रुड़की से देवबंद तक के लगभग 25 गांव को आपस जोड़ने वाली दोनों सड़कें, इन दोनों की बदहाली देखने को मिल रही है, दोनों ही सड़कों की, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हालात ये हैं कि अब सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हो चुके हैं। लोगों की माने तो सड़क, इतने गड्ढे हैं सड़क में कि सड़क तक नजर नहीं आती। लोगों का आरोप ये भी है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्टेशन से पनियाला और पनियाला से लाठरदेवा निकल जाता है, आगे जाके वो स्प्लिट होके उसके दो आर्म हो जाते हैं, एक पनियाला की तरफ चला जाता है, एक लाठरदेवा की तरफ। दोनों को कल मैंने देखा है। इनको हम ठीक कराएंगे, इनको हम आपको 2-4 दिनों में वहाँ पे काम शुरू होता हुआ दिखेगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ सड़क है ही नहीं। दूसरी चीज़ भैया, समस्या इससे विकट क्या हो सकती है कि कोई भी आदमी अगर अपने घर से, अपने वाहन से निकलता है, 2 पहिए वाहन से निकलता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज़ रही सड़क बनने की बात, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी प्रतिनिधि, लोगों ने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके पास चक्कर नहीं काटे हैं। देखिए,